क्लास 10th अगर आप लोग चाहते हैं कि साइंस में आप लोगों के 80 में से 80 मार्क्स आ जाएं तो आप लोगों को चाहिए होंगे 20 टॉप एमसीक्यू क्वेश्चंस और बाकी के 60 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इन दोनों का ही जुगाड़ हम लोगों ने कर दिया है आप लोगों के लिए। हम लोगों ने टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस बनाए हैं जिसमें से कंफर्म है आप लोगों को उसी में से 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इस साल अपने बोर्ड एग्जाम में। और रही बात सब्जेक्टिव क्वेश्चन की, तो उसके लिए हम लोगों ने आप लोगों के लिए क्लास लगाई है, मास्टर क्लास। और उस मास्टर क्लास में टीचर खुद आएंगे, आप लोगों को बताएंगे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे लिखना है, कौन से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे जिससे आप लोगों का एक भी मार्क ना कटे और पूरे 80 आउट ऑफ 80 आप लोगों को मिले। उसके लिए करना क्या है, अभी के अभी गूगल प्ले स्टोर से जाकर के केल्विन लाइव ऐप को डाउनलोड करो। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे साइन अप करिए। साइन अप करने के बाद आप लोगों को ये दो फोल्डर दिखाई देंगे, एक पे लिखा होगा फ्री मास्टर क्लास इन पीडीएफ, वहां पर आपकी मास्टर क्लास होगी और वो कोर्स बिल्कुल फ्री है। और उसी के नीचे दिख रहा होगा आपको टेस्ट सीरीज, उसमें 5 टेस्ट मिलेंगे, 20-20 क्वेश्चन के टेस्ट होंगे। आप लोग उन टेस्ट को दे सकते हो और ये सब कुछ बिल्कुल एकदम फ्री है। तो सोच क्या रहे हो, अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक करो, आप लोगों को लिंक दिया हुआ है हमारी ऐप। हेलो एवरीवन, तो भाई हम लोग आ गए हैं वापस आपके साथ लेकर के माइंड मैप ऑफ द चैप्टर विच इज इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं माइंड मैप इलेक्ट्रिसिटी का। भाई हम लोगों ने इस सीरीज में सारे माइंड मैप, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे वन शॉट कवर किए हैं। तो भाई हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज जो है इलेक्ट्रिसिटी का माइंड मैप। अगर आपने बाकी चीजें नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट पे जाके जरूर देख लें। तो भाई इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है, इस चैप्टर का जो पूरा हमने जो भी चीजें हो सकती हैं सारी हमने एक चीज एक तरफ को रख दी है, एक पेज पे रख दी है, ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। जिन बच्चों ने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है उनको एक रास्ता दिखाएगा क्या क्या उनको पढ़ना है, कितना कितना पढ़ना है। और जिन बच्चों ने पढ़ लिया है उनको एक ब्रशअप कर देगा कि भाई क्या क्या चीजें आपने पढ़ी हैं, एक बार सारी चीजें आपको रिकॉल करा देगा। तो सब लोग बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। शुरू करते हैं आज का माइंड मैप। तो भाई आज का माइंड मैप जो इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें पहले चार्ज के बारे में डिस्कस किया गया है। जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है हमारा दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव हमारा होता है। इसकी यूनिट जो होती है वो कूलम होती है। उसके अलावा जो चार्ज होता है Q इक्वल टू Ne का रिलेशन होता है। जो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो होता है 1.6 10 टू पावर -19 कूलम, माइनस में होता है, -1.6 10 टू पावर -19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। और अगर एक प्रोटॉन की चार्ज की बात करें तो +1.6 10 टू पावर -19 एक प्रोटॉन का चार्ज हो जाएगा। n नंबर ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है तो चार्ज हमारा Q इक्वल टू Ne हमारा हो जाएगा। तो चार्ज कितना हो जाएगा हमारा, Q इक्वल टू Ne हमारा चार्ज हो जाएगा। तो दिस इज द चार्ज ऑन एनी बॉडी। तो अगर हमें किसी बॉडी पे निकालना है कितने इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है और हमें चार्ज अगर दिया हुआ है तो n की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, Q/E करके हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं कि कितने उसमें इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है। तो यहां से हम लोग ये निकाल सकते हैं। उसके बाद जब चार्ज फ्लो करने लगता है तो करंट की फॉर्म ले लेते हैं, उसको हम बोलते हैं करंट। जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है उसको बोलते हैं करंट। करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। I इक्वल टू Q/T। इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है एम्पियर। इसकी यूनिट होती है एम्पियर। उसके अलावा इसकी कोई छोटी यूनिट भी होती है। अगर करंट कम फ्लो कर रहा है तो हम इसको मिली एम्पियर या फिर माइक्रो एम्पियर में भी लिखते हैं। एक मिली एम्पियर जो होता है वो 10 टू पावर -3 एम्पियर होता है और एक माइक्रो एम्पियर 10 टू पावर -6 एम्पियर होता है। तो ये इसकी छोटी यूनिट है। डायरेक्शन जो हम करंट की लेते हैं वो हमेशा लेते हैं हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ को। पॉजिटिव से करंट बाहर निकलता है, नेगेटिव की तरफ को करंट जाता है। इसको जब मेजर करते हैं वो एमीटर का यूज करके मेजर करते हैं। एमीटर हम लोग सीरीज में लगाते हैं और उससे हम लोग इसको मेजर करते हैं। आगे हम देखेंगे सिंबल भी बना यहाँ पे एमीटर का। तो इसको हम सीरीज में लगा के करंट को जो है मेजर करते हैं। तो हमारा होता है इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अब जो ऐसे हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल की बात की गई है। पोटेंशियल क्या होता है हमारा, पोटेंशियल हमारा होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है कि एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है, जो भी बैटरी वर्क करती है, कोई भी कोई वर्क करता है, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो V होता है हमारा W/Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, वर्क की यूनिट जूल होती है, चार्ज की कूलम होती है। तो जूल पर कूलम इज द यूनिट ऑफ द पोटेंशियल। इसको हम बोलते हैं वोल्ट। जूल पर कूलम को क्या बोलते हैं, वोल्ट। तो वोल्ट का एक जो यूनिट एक और फॉर्म होती है, जूल पर कूलम भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। तो इसको हम बोलते हैं वोल्ट। इसको मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से, ये लिखा है यहाँ पे वोल्ट मीटर का सिंबल बना हुआ है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर लगाते हैं और ये हम पैरेलल में लगाते हैं। एमीटर सीरीज में लगता है, वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है। पैरेलल में लगा के हम लोग वोल्टेज को मेजर कर लेते हैं। उसके बाद अगर हम देखें, हमारे को पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है, करंट मालूम है, तो रिलेशन होता है जो ओम्स लॉ के थ्रू आता है। ओम्स लॉ बोलता है कि जो अगर एक वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है और करंट उससे I पास कर रहा है तो V प्रोपोर्शनल टू I होता है या फिर V इक्वल टू IR होता है। इसमें लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर टेम्परेचर चेंज हो गया तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो ओम्स लॉ कहता है वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू द करंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर थ्रू अ कंडक्टर।
इसका ग्राफ अगर हम बनाए वी और आई के बीच में, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमारा बनता है, ये आपको पता होगा। वी और आई का ग्राफ जो बनता है वो स्ट्रेट लाइन, क्योंकि प्रोपोर्शन जो भी चीज होती है उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ये हमारा ग्राफ बना। अब यहां से जो v इक्वल टू आई आर आ रहा है, तो v प्रोपोर्शनल टू i था, एक कांस्टेंट आया जिसको हमने r बोला। r क्या होता है? r का मतलब होता है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस जो होता है प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की, जो कि फ्लो ऑफ चार्ज को रेसिस्ट करता है, जो फ्लो ऑफ चार्ज को कम करने की कोशिश करता है, उसको बोलते हैं रेसिस्टेंस। तो r अगर हम यहां से निकालें तो वैल्यू क्या आएगी? v बाई आई आएगी, ये r की वैल्यू है। और r की एक और फॉर्मूला होता है r इक्वल टू रो एल बाई ए। अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, उसकी लेंथ l है, एरिया a है, तो जो उसकी रेसिस्टेंस होता है वो होता है रो एल बाई ए। रो मतलब रेसिस्टिविटी, एक कांस्टेंट होता है। तो रो एल बाई ए, तो जो चार्ज होता है कंडक्टर का, जो रेसिस्टेंस होता है वो रो एल बाई ए होता है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि हमें इस फॉर्मूले को देख के लगता है कि जो रेसिस्टेंस होता है वो v और i पे डिपेंड करता है, लेकिन ध्यान रखिएगा रेसिस्टेंस ना तो v पे डिपेंड करता है ना i पे डिपेंड करता है। रेसिस्टेंस जो होता है वो वायर की प्रॉपर्टी होती है, रेसिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है। भाई रेसिस्टेंस की मान लो लेंथ आपको पता है, एरिया पता है, तो उसका रेसिस्टेंस निकाल सकते हो, है ना। अगर आपको रेसिस्टेंस का लेंथ पता है, एरिया पता है, रेसिस्टिविटी पता है, तो रेसिस्टेंस निकल जाएगा। अब उसमें करंट फ्लो करे ना करे, ज्यादा करे कम करे, रेसिस्टेंस तो वही रहेगा। रेसिस्टेंस चेंज नहीं होता है, अगर करंट चेंज होगा तो वोल्टेज भी चेंज हो जाएगी, रेशियो सेम आएगा। तो v और i पे डिपेंड नहीं करता है, केवल ये डिपेंड करता है l पे और a पे और रो पे। रो पे डिपेंड करता है। अब ये रो जो रेसिस्टिविटी होती है, ये रो जो होती है, ये खुद डिपेंड करती है मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। यानी डिपेंड करती है किस पे? कि मटेरियल क्या है आपका, कॉपर है, आयरन है, सिल्वर है, गोल्ड है, क्या है, और उसका टेम्परेचर कितना है। तो रो जो होता है वो उस पर डिपेंड करती है, इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। तो रेजिस्टेंस जो है वो यानी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, एक तो एक मटेरियल पे डिपेंड करेगा और लेंथ पे डिपेंड करेगा और एरिया पे। तो रेजिस्टेंस जो है चार चीजों पे डिपेंड करेगा आपका, ठीक है। इसी पे डिपेंड करेगा, इस पे वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करेगा, करंट पे डिपेंड नहीं करेगा। यूनिट इसकी ओम होती है, ये हमें मालूम है। तो रेजिस्टेंस जो होता है हम लोग जब सर्किट में यूज करते हैं तो हम इनको सीरीज में लगाते हैं या फिर पैरेलल में लगाते हैं। जब सीरीज में रेजिस्टेंस को लगाते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अगर आपको ये बोल दिया कि तीन रेजिस्टेंस आपको दिए हुए, आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस बनाना है, कैसे बनाओगे? तो तीनों को हम सीरीज में लगा देंगे, तो रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम। सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस हमारा होगा जब हम उनको सीरीज में लगा देंगे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हमारा मैक्सिमम होगा जब तीनों को हम लोग सीरीज में लगा देंगे। और उसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस जब सीरीज में होता है तो क्या चीज सेम होती है? तीनों में करंट सेम होता है, I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3 होता है। करंट हमारा सेम होता है, वोल्टेज हमारी डिफरेंट होती है। तो जब रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाते हैं तो हमारा करंट सेम होता है, वोल्टेज हमारी डिफरेंट होती है। तो अगर हम बात करें, मान लीजिए रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में लगे हुए हैं, तीनों में क्या होगा, करंट हमारा, मान लीजिए R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो करंट हमारा सेम होगा लेकिन वोल्टेज अलग अलग होगी। तो यहाँ पे वोल्टेज मान लो V1 है, तो V1 की वैल्यू कितनी आएगी? V1 हो जाएगा I इंटू R1। ऐसे अगर V2 निकालूंगा तो कितना आएगा? I इंटू R2। ये निकालूंगा तो I इंटू R3। और अगर टोटल V निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? टोटल V हो जाएगा इन तीनों का सम। टोटल V क्या हो जाएगा? इन तीनों का सम। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो वोल्टेज यहाँ पे जो है सम हो जाती है, करंट हमारा सेम रहता है जब हमारा सीरीज सर्किट होता है। लेकिन जब पैरेलल सर्किट होता है हमारा, तो पैरेलल सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज हमारी सेम रहती है, करंट हमारा ऐड हो जाता है, उल्टा हो जाता है। यहाँ पे मान लीजिए करंट आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे करंट I1 गया, यहाँ पे I2 गया, यहाँ पे I3 गया, तो यहाँ पे जो करंट होता है ये I हो जाता है I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर, उल्टा हो गया यहाँ पे। और वोल्टेज हमारी सेम हो जाती है, V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3। जो वोल्टेज यहाँ पे होगी वो यहाँ पे होगी, वो यहाँ पे होगी, तो यहाँ पे उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस जब पैरेलल में लगाते हैं तो हमारा क्या होता है, करंट डिवाइड हो जाता है और वोल्टेज जो होती है वो सेम रहती है तीनों में। अच्छा, इसमें रेजिस्टेंस हमारा मैक्सिमम आया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारा मिनिमम आता है। जब हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाता है। तो अगर आपको बोलेगा तीन रेजिस्टेंस आपको दिए हुए हैं, बताओ उनका मैक्सिमम कितना होगा, रेजिस्टेंस और मिनिमम कितना होगा। तो मैक्सिमम के लिए हम तीनों को इस फॉर्म में लिखेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। और जब मिनिमम की बात करेंगे हम तीनों को पैरेलल में लगा देंगे। जो पैरेलल में हम लोग लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमारा होता है ये वाला 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो जब हमें मिनिमम रेजिस्टेंस निकालना है तो तीनों को रेसिप्रोकल करेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, उनको ऐड करके फिर निकालेंगे। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, बच्चे क्या करते हैं, कई बार इनको ऐड कर देते हैं और फिर उसको इन्वर्स करना भूल जाते हैं। भाई यहाँ पे जब वैल्यू निकलेगी वो किसकी निकलेगी, 1/R की, तो उसको इन्वर्स भी करना है। जैसे मान लीजिए आपकी वैल्यू निकल के आ गई कि सपोज मान लो 3/4 आ गई, तो आपको फिर R की वैल्यू 4/3 करनी पड़ेगी, क्योंकि ये 1/R है। तो ध्यान रखिएगा, बच्चे बहुत मिस करते हैं इसको। तो 1/R की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं हम लोग। रेजिस्टेंस यहाँ पे मिनिमम हो जाता है, वोल्टेज हमारी सेम होती है। तो ये बात हमें क्लियर हो गई है कि ये सब होता है। अब जब हमारे पास करंट है, हमारे पास रेसिस्टेंस है, हमारे पास वोल्टेज है, तो भाई उससे जो है जब ये करंट फ्लो करता है वायर में, तो रेजिस्टेंस के कारण क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। उसको हम बोलते हैं जूल्स हीटिंग इफेक्ट। तो जूल्स हीटिंग इफेक्ट बोलता है कि जो करंट
अगर फ्लो कर रहा है किसी वायर में, तो हीट प्रोड्यूस हमारी जो होती है वो आई स्क्वायर पे डिपेंड करती है, करंट के स्क्वायर पे, और आर की वैल्यू पे डिपेंड करती है कि आर कितना है वायर का। तो हीट जो होती है वो होती है आई स्क्वायर आर टी, ये है जूल हीटिंग लॉ, आई स्क्वायर आर टी। अब आपको पता है V इक्वल टू आई आर होता है, तो यहां से हम और रिलेशन भी निकाल सकते हैं कि आई स्क्वायर आर टी में अगर हम वैल्यू पुट करें तो ये V स्क्वायर आर इंटू टी हो जाता है, V इंटू आई इंटू टी भी बन सकता है। तो ओम्स लॉ का यूज करके तीनों फॉर्मूले बन सकते हैं, आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, वी आई इंटू टी। ये ध्यान रखिएगा कहां पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये जो फॉर्मूले होते हैं इनको लगाने में बहुत ध्यान रखिएगा। सर्किट में जब क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे, कहां पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है। एक्चुअली तीनों फॉर्मूले हर जगह लग सकते हैं, लेकिन कहीं पे कोई फॉर्मूला इजीली लग जाता है, कहीं पे डिफिकल्टी हमें आ जाती है निकालने में। तो जहां पे आपको जो फॉर्मूला लगाना है ध्यान से लगाइएगा, कि देख के लगाइएगा कि यहाँ पे वोल्टेज सेम है तो कौन सा लगाना है, करंट सेम है तो कौन सा लगाना है। तो हम न्यूमेरिकल में बात करेंगे, खैर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे हैं, बाकी क्वेश्चन है तो वहां पे हमने बात की है। तो भाई ये हमारा फॉर्मूला बना, इसकी जो यूनिट होती है वो जूल होती है, हीटिंग इफेक्ट की जो यूनिट होती है वो जूल होती है। अब अगर हम हीट को पर यूनिट टाइम से डिवाइड कर दे, तो जो वर्क पर यूनिट टाइम होता है या हीट पर यूनिट टाइम होता है उसको बोलते हैं पावर। तो यहां पे हमारी निकल के आ जाती है इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर मतलब टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाय आर बचेगा, यहाँ पे वी आई बचेगा, तो वो हमारी होगी इलेक्ट्रिक पावर। इसकी यूनिट होगी हमारी वॉट या फिर जूल पर सेकंड, क्योंकि हीट पर यूनिट टाइम है तो जूल पर सेकंड हो जाएगा, या फिर उसे बोलते हैं वॉट, तो इसको हम वॉट बोलते हैं। तो ये रिलेशन है कि पावर जो होता है वर्क पर यूनिट टाइम होता है, या फिर अगर आप हीट निकालोगे तो पावर इंटू टाइम होता है। तो ये रिलेशन है, ध्यान रखना है आपको। पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हीट आ जाएगा, और अगर हम हीट को टाइम से डिवाइड करेंगे तो पावर आ जाएगी। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है हीटिंग लॉ की? इसकी एक तो एप्लीकेशन ये है कि फ्यूज और बल्ब, जो हमारे घर में फ्यूज वायर होती है, फ्यूज वायर का फंक्शन होता है कि अगर बहुत ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है तो मेल्ट कर जाती है। तो अगर मान लो घर में बाई चांस गलती से बहुत ज्यादा करंट फ्लो होने लगा, किसी भी कारण से शॉर्ट सर्किट हुआ है, कुछ भी हुआ, तो ये मेल्ट कर जाती है। तो मेल्ट करने में क्या होगा, सर्किट आपका ब्रेक हो जाएगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, तो आपके जो इंस्ट्रूमेंट होंगे वो सेफ रहेंगे। तो फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है ताकि ये मेल्ट कर जाए आराम से। अलाय की बनी होती है या फिर मेटल की ये बनी होती है। इसके अलावा जो बल्ब होता है, बल्ब भी हीटिंग इफेक्ट पे ही काम करता है। तो बल्ब में जो है काफी हीट निकलती है, उसके अलावा रोशनी भी निकलती है। तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है, हम ट्राई करते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हो ताकि वो मेल्ट ना करे आराम से। तो यूजुअली हम लोग जो है उसमें टंगस्टन का फिलामेंट लेते हैं। इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है, दो प्रॉपर्टी आपसे पूछी जाती है कि क्या प्रॉपर्टी होती है इसकी फिलामेंट की। एक तो होती है हाई मेल्टिंग पॉइंट, दूसरी होती है इसका जो ऑक्सीडेशन होता है वो इजीली ऑक्सीडाइज ना हो। ये जो है बहुत डिफिकल्ट से ऑक्सीडाइज हो, क्योंकि क्या होता है जब टेम्परेचर हाई होता है ना फिलामेंट का, तो हाई टेम्परेचर पे कोई भी चीज आराम से ऑक्सीडाइज हो जाती है, रस्ट कर जाती है, उस पर रस्ट लग जाता है। तो हम चाहते हैं कि ऑक्सीडाइज आराम से ना हो, रिएक्शन ना करे, तो इसलिए हम जो है टंगस्टन यूज करते हैं। उसके अलावा हम लोग उसमें ट्राई करते हैं उसमें कि कोई इनर्ट गैस भी भर दें ताकि आराम से ऑक्सीडेशन ना हो पाए। तो हम नाइट्रोजन गैस यूजुअली बल्ब के अंदर भर देते हैं ताकि वो आराम से ऑक्सीडाइज ना करे। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, जूल हीटिंग लॉ की जो है एप्लीकेशंस हैं। उसके अलावा जो कॉमर्शियल यूनिट एक होती है जो कि हम लोग यूज करते हैं एनर्जी नापने मेजर करने के लिए, उसको हम बोलते हैं किलोवाट आर। किलोवाट आर का मतलब होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट अगर आपने 1 किलोवाट का इंस्ट्रूमेंट 1 घंटे के लिए यूज किया तो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पे लिखा है H इक्वल टू PT। तो पावर इसकी 1 किलोवाट है इंस्ट्रूमेंट की, और टाइम कितना लिया 1 आवर, तो उसको हम बोलेंगे 1 किलोवाट आर, 1 किलोवाट आर। इसको अगर हम जूल में निकालेंगे तो वैल्यू आपकी आती है 3.6 10 टू पावर 6 जूल, या फिर हम इसको बोलते हैं 3.6 मेगा जूल। 10 की पावर 6 को हम क्या बोलते हैं, मेगा जूल बोलते हैं। ये हमारा मेगा जूल हो जाएगा। तो ये हमारी जो है कॉमर्शियल यूनिट है, इसको हम 1 यूनिट भी बोलते हैं 1 किलोवाट आवर को। ये हमारी होती है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर। तो आपके घर में जो बिल आता है वो यूनिट में आता है या फिर किलोवाट आवर में आता है। 200 यूनिट का बिल, 400 यूनिट का बिल, मतलब आपने इतनी एनर्जी कंज्यूम की है एक महीने में। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक सर्किट की, तो जो इलेक्ट्रिसिटी में सर्किट होते हैं, सर्किट क्या होता है, सर्किट हमारा एक जो है क्लोज पाथ होता है जिसके अलोंग जो है करंट हमारा फ्लो करता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट डिफरेंट कंपोनेंट आपको दिए हुए हैं। जैसे कंपोनेंट आपको दिया हुआ है सेल होता है कि एक सिंपल सेल अगर हम लगा दें इसमें पोटेंशियल डिफरेंस हो उसके बीच में, तो उसको सेल बोलेंगे। बहुत सारे सेल को अगर हम कनेक्ट करते हैं उसको हम बोलेंगे बैटरी। और की उसके अलावा होती है, की मतलब एक ओपन और क्लोज। क्लोज की का मतलब होता है कि आपने उसको क्लोज कर दिया तो वहां से करंट फ्लो होने लगेगा। ओपन मतलब वो सर्किट खुला हुआ है, वहां से करंट फ्लो नहीं करेगा, उसको ओपन की बोलते हैं। उसके अलावा वायर होती है, वायर ज्वाइंट हो सकती है। अगर ज्वाइंट वायर है तो उसमें करंट फिर जो है इसका करंट इसमें जा सकता है, इसका करंट इसमें जा सकता है। उसके अलावा जो वायर हो सकती है वो हो सकती है वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। तो अगर करंट आपस में ऊपर से मान लो चला गया करंट, उसमें मतलब इस वायर का करंट इसमें नहीं जा सकता, इसका करंट इसमें नहीं जा सकता, तो उसको हम बोलते हैं कि वायर क्रॉस तो कर रही है लेकिन विदाउट ज्वाइनिंग क्रॉस कर रही है, उसमें करंट आपस में एक्सचेंज नहीं होगा, तो उसका सिंबल ऐसे होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है उसका सिंबल ये या फिर ये हम यूज करते हैं। रेसिस्टर जो होता है, रेसिस्टेंस जो होता है उसका सिंबल ये यूज करते हैं। रियोस्टेट, रियोस्टेट एक वेरिएबल रेसिस्टेंस होता है, इसका रेसिस्टेंस हम वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं।
उसका सिंबल हमारा ये होता है, इसको ऐसा एरो लगा देते हैं इसमें रेजिस्टेंस में, या फिर ऐसा ये एरो लगा देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रियोस्टेट, जो एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। उसके अलावा एमीटर होता है जो करंट मेजर करने के लिए यूज होता है, सीरीज में लगाते हैं, अभी हमने देखा था। और वोल्ट मीटर जो कि वोल्टेज मेजर करने के लिए यूज होता है, पैरेलल में हम लोग लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। तो भाई ये सब कहानी इस चैप्टर में है, तो ये सब आपको ढंग से पढ़ना है, कंसेप्चुअली ढंग से पढ़ना है। अगर आपको उसके न्यूमेरिकल करने हैं तो सारी चीजों को ध्यान रखिएगा, स्पेशली जो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि क्या क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है, और यहाँ पे बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, ये ध्यान रखिएगा। सीरीज पैरेलल के जो हमने फॉर्मूले लिखे हैं, रेजिस्टेंस की जो वैल्यू निकालते हैं, वो सब ध्यान रखिएगा, तो आपके काफी सारे न्यूमेरिकल इससे सॉल्व हो जाएंगे। और बाकी न्यूमेरिकल के लिए भाई हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो बाकी सेशन है वो देखते रहिएगा, ताकि आपको सारे कंसेप्ट हो जाए क्लियर। तो भाई इस तरीके से हम लोगों ने इसका माइंड मैप कर लिया है कंप्लीट। तो अब आपसे मिलते हैं अगले कंसेप्ट, अगले टॉपिक के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।